ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा संडे टेस्ट होगा वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में होगा। मीन सेकेंड ईयर के जो पहले दो चैप्टर है उसमें हमारा ये वाला संडे टेस्ट है 11/8/2024 का। सो चले स्टार्ट कर देते हैं। द पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको लिखा है विच वन इज़ मोर सॉल्युबल। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड लिखोगे ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए तो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना साइज डिफरेंस बड़ा होगा, ये शॉर्टकट नोट कर दे, जितना साइज डिफरेंस लार्ज होगा, साइज डिफरेंस लार्ज, सो वो वाला कंपाउंड आप लोगों के पास मोर सॉल्युबल होगा। साइज डिफरेंस जितना लार्ज होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर देना तो सीजियम का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और OH जो है वो छोटा एनाइन है, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस की वैल्यू सबसे बड़ी आने वाली है। दैट्स वाई सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में बताया है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। आप ऑर्बिटल्स बता दे और सोडियम में बता दे। सोडियम आपको एटम गिवन है, लेकिन सोडियम के सेकंड शेल में आप लोगों ने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं। यहाँ पे शेल नंबर भी आपको गिवन है कि सेकंड शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं। तो इसके लिए अपने पास फार्मूला नोट कर दे, दिस इज n स्क्वायर। शेल्स में अगर आप लोगों ने ऑर्बिटल्स की तादाद बतानी है तो वो n स्क्वायर होगा। तो अब आपको सेकंड शेल गिवन है तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो 2 स्क्वायर आप लोगों के पास आएगा। सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं और उस 4 ऑर्बिटल्स में एक 2s होगा एंड द वन इज 2p, लेकिन 2p तो ऑर्बिट है ना, s के अंदर एक ऑर्बिटल है और p के अंदर जो है वो फिर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सेकेंड शेल में आप लोगों के पास 4 ऑर्बिटल्स आएंगे और इस 4 ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 4 ऑर्बिटल्स आने वाले हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडिएक्टिव? नॉट रेडिएक्टिव, तो वो एलिमेंट रेडिएक्टिव नहीं होंगे जिसका एटॉमिक नंबर 82 1 से लेके 82 तक हो, तो वो रेडिएक्टिव नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ाऊंगा तो वो वाले एलिमेंट रेडिएक्टिव कंसिडर किए जाएंगे। वो वाले एलिमेंट रेडिएक्टिव कंसिडर किए जाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो मुझे एलिमेंट्स गिवन है ग्रुप नंबर फर्स्ट के और ग्रुप नंबर सेकंड के, तो चले ग्रुप नंबर फर्स्ट को मैं ऐसे याद रखूँगा, हाली ने की रब से फरियाद। तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं। तो अब इसका एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर सेकंड जो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर के लिए अपने पास शॉर्ट ट्रिक्स नोट कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले ग्रुप का जो मतलब पहले एटम का एटॉमिक नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। तो जिस तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो अब उसके साथ 1 1 नंबर ऐड कर दे, तो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, 3 + 8 ये 11 हो जाएगा, 11 + 8 ये 19 हो जाएगा, 19 + 18 ये 37 हो जाएगा, 37 + 18 ये 55 हो जाएगा और 55 + 32 तो ये 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रांशियम जो है वो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर फर्स्ट में। ग्रुप नंबर सेकंड में इसका एटॉमिक नंबर, पहले एटम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ग्रुप नंबर सेकंड के लिए आप लोगों ने यहाँ 8 से स्टार्ट लेना है। तो 4 + 8 यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 12 होगा, यहाँ पे इसका 20 होगा, एक एक नंबर ऐड करते जाए, 38 होगा, 56 होगा और 88 होगा। तो ग्रुप नंबर सेकंड में भी रेडियम जो है वो रेडिएक्टिव है। तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है वो रेडिएक्टिव कंसिडर किए जाएंगे।
विच वन इज नॉट स्टेबल, आपको बताया है कौन सा इसमें स्टेबल नहीं है, इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स चेक करूँ ना, बोरान, एल्यूमिनियम, टेलियम, ये सारे ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो 3 का -3 होगा, तो यहाँ पे बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोरीन -3, एल्यूमिनियम +3 रहेगा, और यहाँ पे -1, तो ये +1 रहेगा। तो अब अगर मैं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स चेक करूँ, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलियम, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर आप चेक करोगे ग्रुप नंबर 3 के लिए, तो द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा NH2 और NP1 होगा, NH2 एंड NP1 होगा। लाइक अगर आप बोरान के लिए चेक करोगे तो ये 2S2 एंड 2P1 होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए 3S2 3P1 होगा, गैलियम के लिए 4S2 और इसी तरह 4P1 होगा, ये 5S2 और 5P1 होगा, एंड 6S2 एंड 6P1 होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स है, ये यूज़ कर रहे हैं तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा, वो इसलिए क्योंकि टेलियम NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ नहीं करेंगे, और जब ये NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ नहीं करेंगे तो टेलियम में कौन सा इफेक्ट होने वाला है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से टेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आंसर जो है वो नन ऑफ दीज आएगा। अच्छा, द इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रेजेंट, अभी यहाँ पे हमने MCQs लिखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके पास ग्रुप नंबर 3 में टेलियम में होगा, और ग्रुप नंबर 4 में जर्मीनियम में भी होता है, और 10 में भी, और लेड में भी होता है। लेकिन जितना हम डाउन द ग्रुप आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जितना इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आयोनिक कैरेक्टर। इनर्ट पेयर इफेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आयोनिक कैरेक्टर के। चले, ऑल ग्रुप 3 हैलाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के साथ अगर हेलोजन अटैच हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्रुप 3 लिखूँ ना, लेट सपोज मैं ग्रुप 3 का एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ बोरान, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यार वो 3 है, तो ये 3 बॉन्ड्स ही बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 फ्लोरीन अटैच कर देता हूँ, तो मैंने लिखा ऑल ग्रुप 3 हैलाइड्स। अब अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लिखे, ब्रोमीन लिखे, आपकी मर्जी है। तो ग्रुप 3 हैलाइड्स में इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अभी पूरे नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, 3 जो है वो उसने बॉन्ड बना दिए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल तो होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट भी करेगा, 1 लोन पेयर एक्सेप्ट। तो यार अगर एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेविस एसिड भी होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो अगर आप इसका डायपोल मोमेंट देखोगे तो डायपोल मोमेंट भी 0 होगा। तो ऑल ग्रुप 3 हैलाइड नॉन पोलर भी होंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी होंगे, और लेविस एसिड भी होंगे। नॉन पोलर उस सिचुएशन में होंगे ना कि यहाँ पे आपके पास सराउंडिंग एटम सेम होनी चाहिए, लाइक तीनों फ्लोरीन, तीनों क्लोरीन, तीनों ब्रोमीन, इस तरह। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की जगह एक और हेलोजन अटैच करूंगा तो फिर नॉन पोलर नहीं होगा, फिर उसका डायपोल मूवमेंट होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक जो कि एसिड और बेस दोनों का रोल प्ले करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और बेरिलियम के ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। बाकी मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होंगे, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक कंसिडर किए जाएंगे।
अच्छा, द नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि आपने मोर फेवरेबल फैक्टर बताना है, मोर फेवरेबल फैक्टर फॉर कैटाइन फॉर्मेशन, कि मुझे वो फैक्टर बताए जहां पे कैटाइन फॉर्मेशन आसानी से होगी। और कैटाइन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि एटम से एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने हटाना है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इस होल एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, कैटाइन फॉर्मेशन है। तो अगर कैटाइन बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि यार ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो यार इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे जो लिखा है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है ना, तो इसलिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा। अगर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो वहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है तो वो मोर फेवरेबल फैक्टर होगा फॉर कैटाइन फॉर्मेशन। अच्छा, जनरल फार्मूला आपने परऑक्साइड का बताना है ग्रुप नंबर 2 के लिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो परऑक्साइड है उसका जनरल फार्मूला बताना है। अच्छा, जब भी हम परऑक्साइड की बात करते हैं तो पहले तो ये नोट कर दे कि परऑक्साइड में हम उस ऑक्साइड को परऑक्साइड का नाम देंगे जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा। -1 वाले ऑक्साइड का नाम, मतलब जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा वो परऑक्साइड होगा। और आपने बताना है ग्रुप नंबर 2 का परऑक्साइड बताना है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर अल्कली मेटल आ जाए, मीन ग्रुप फर्स्ट, हाइड्रोजन के अलावा अल्कली मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, अल्कली मेटल आ जाए वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगा। अगर लेट सपोज ग्रुप नंबर 2 आ जाए तो ग्रुप नंबर 2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो +2 रहेगा। ऑल कंपाउंड में ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगा, ग्रुप फर्स्ट का फिक्स रहेगा, फ्लोरीन का फिक्स रहेगा -1। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ग्रुप 2 का परऑक्साइड बताना है तो ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ना, परऑक्साइड की बात हो रही है तो MO ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहां पे मैंने मेटल के ऊपर +2 लिखा। लेकिन मैं तो परऑक्साइड की बात कर रहा हूं ना, तो परऑक्साइड में तो ऑक्सीजन का -1 होता है, तो यार ये तो बैलेंस नहीं है, तो ये फार्मूला तो नहीं हो सकता। चले यहां पे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं M2O, तो 2 मेटल है तो ये +4 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन परऑक्साइड में -1, तो हाँ यार ये भी नहीं हो सकता, ऊपर चार्जेस बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर C को चेक करोगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बट मेटल का +2 रहेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, और मैं परऑक्साइड लिख रहा हूं तो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने -1 लगाया, लेकिन 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। तो आप चेक करें -2 और +2 ये ऊपर बैलेंस है। तो पर ऑक्साइड में मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 का एक मेटल लगाना है और ऑक्सीजन जो है वो 2 लगाने हैं, तो 1:2 के साथ मिलेगा। ऑक्सीजन 2 होंगे और ग्रुप नंबर 2 का एक मेटल होगा। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ परऑक्साइड ऑफ ग्रुप नंबर 2। अच्छा, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको बताया है रूम टेम्परेचर में, तो फिर सोडियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा। ये बात याद रखिए कि अगर मैं सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूंगा ना, तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, सोडियम परऑक्साइड भी बना सकता है, और सोडियम सुपर ऑक्साइड उस सिचुएशन में बनाएगा जब यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा
हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे बाय फोर्स होगा तो फिर सुपर ऑक्साइड बनेगा। लेकिन आपको बताया है कि यार रूम टेम्परेचर पे है, तो चले इसको तो दरमियान से हटा देते हैं। अब एक नॉर्मल ऑक्साइड है और एक जो है वो पर ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड में मैं फार्मूला लिख रहा हूं, नॉर्मल ऑक्साइड में मैं फार्मूला लिख रहा हूं। अगर एक सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम होंगे। और अगर मैं पर ऑक्साइड लिख रहा हूं तो वहां पे 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन होंगे, -2 + 2 रहेगा। तो अब यहां पे नॉर्मल ऑक्साइड तब बनाएगा जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी लिमिटेड हो, और पर ऑक्साइड तब बनाएगा जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी एक्सेस में हो। तो आपको एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में बताया है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब एक्सेस में हो और आपको रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करना हो तो कौन सा ऑक्साइड बनने वाला है? पर ऑक्साइड बनने वाला है। अच्छा, विच वन इज कलरलेस? आपको बताया है कौन सा कलरलेस है। तो यार जिसमें नो डी ट्रांजिशन होगी तो वो कलरलेस होगा, नो डी ट्रांजिशन तो वो कलरलेस होगा। बाकी इसमें 3-4 एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लाइक KMnO4 वाला, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन वहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होती तो वो कलर है, लेकिन उसका अलग से एक रीज़न होगा। लेकिन चले कलरलेस हम लोगों ने अभी बताना है, तो वहाँ पे हमने देखना है कि जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होती। तो अगर मैं आयरन का एटॉमिक नंबर देखूँ तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, निकल का 28 है और जिंक का 30 है। तो 26 को मैं ऐसे लिखूंगा, द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 4s2 एंड 3d6, और यहाँ पे 4s2 3d8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4s2 और 3d10 हो जाएगा। अच्छा, अब सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं। तो अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 4s0 एंड 3d6 रहेगा। हाँ यार, ये तो कलर होगा क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल अभी ना तो फुल है ना तो एम्प्टी है, तो दिस वन इज कलर। अगर यहाँ पे निकल +2 का चेक करूँ तो 3d8, हाँ ये भी कलर होगा। और अगर जिंक का चेक करूँ +2 में तो वहाँ पे d ऑर्बिटल फुल है, तो वहाँ पे d ऑर्बिटल अगर एम्प्टी हो या d ऑर्बिटल अगर फुल हो तो वहाँ पे नो डी ट्रांजिशन होगी, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं हो रही तो वो सारे आयंस आप लोगों के पास कलरलेस होंगे। तो जिंक +2 यहाँ पे जो है वो कलरलेस होगा। अच्छा, जिंक आप लोगों के पास कौन सा एलिमेंट है? सो जिंक आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जिंक यार ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जिंक इसलिए ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 एंड 3d10 होगा। तो यार ना तो इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जा रहा है और ना तो 3d से 4s में जा रहा है। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, लास्ट ऑर्बिटल इसके फुल है, जिसकी वजह से इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होती। तो जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर होगा और ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं होगा। डी ब्लॉक इसलिए कंसिडर होगा क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वो डी सबशेल में आ रहा है। और पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने जो डिवाइड किया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, तो वो इसके ब्लॉक नंबर पे डिवाइड किया है। तो इसलिए जिंक को हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल के साथ इसलिए रखा है क्योंकि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में आ रहा है। सेकेंड ग्रुप रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, एक नॉर्मल बनाता है और एक पर ऑक्साइड बना देता है। यहाँ पे मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम, ये तीनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं और नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला MO मीन -2 और ग्रुप 2 का +2 रहेगा। और स्ट्रोंशियम और बेरियम ये दोनों जो है वो पर ऑक्साइड बनाएंगे और पर ऑक्साइड का फार्मूला मेटल 1 रहेगा और ऑक्सीजन 2 रहेंगे। तो 2 किस्म के ऑक्साइड बनाएंगे ग्रुप नंबर 2 जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा।
अच्छा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नीशियम की कह रहा है सोडियम से ज़्यादा है बट लेस देन एल्यूमिनियम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन सी पे कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सी जितना ज़्यादा होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का 1 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का 3 है। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है बट ये तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर है। तो हम ये बात जो है वो ओनली मेटल्स में देखते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन सी ज़्यादा होगा उतना जो है वो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी और मैग्नीशियम की सोडियम से ज़्यादा होगी। अच्छा, विच वन हाईएस्ट मेल्टिंग हैलाइड, तो ये तो आसान है। मेल्टिंग हैलाइड मेल्टिंग पॉइंट NF का ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसमें आयंस के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। NF का मेल्टिंग हैलाइड मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर कह रहा है कि ग्रीन कलर का वेवलेंथ किससे कम है, लेस देन, और वेवलेंथ बताना है ग्रीन कलर का वेवलेंथ किससे कम होगा। तो हमें जो कलर नज़र आते हैं विजिबल रेडिएशन की वजह से और यहाँ पे वेब ग्योर, ये सारे कलर नज़र आएंगे। तो अगर हम वायलेट से इंडिगो की वायलेट से अगर हम रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगा। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे हाई है और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो अभी तो हम लोगों ने वेवलेंथ बताना है, तो आपको बताया है कि ग्रीन कलर का वेवलेंथ किससे कम है। तो मैंने ग्रीन कलर को यहाँ पे अंडरलाइन किया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इंडिगो, यार इंडिगो से तो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इंडिगो से तो ज़्यादा है। वायलेट, वायलेट से भी ज़्यादा है, इंडिगो से भी ज़्यादा है, ब्लू से भी ज़्यादा है। लेकिन रेड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेड और ग्रीन का वेवलेंथ, तो मैंने कहा कि वहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा हो रहा है तो रेड कलर का वेवलेंथ जो है वो ग्रीन से ज़्यादा होगा। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर देन पोटेशियम ड्यू टू द एम्प्टी ऑफ डी ऑर्बिटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1 हो जाएगा। और इसी तरह पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर है तो 1h2, 2s2 और इसी तरह 2p6, 3s2 और 3p6 और 3d0 और 4s1। 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे क्योंकि n+l रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं और n+l यहाँ पे 3+2 तो n+l इसका 5 आएगा और यहाँ पे 4+0 तो n+l इसका 4 आ रहा है। तो जिसकी n+l वैल्यू कम होती है वो ऑर्बिट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचे तो यार 3d तो आपके पास थर्ड पीरियड में आ रहा है ना, थर्ड शेल में आ रहा है। तो यार यहाँ पे 4 मीन इन दोनों के दरमियान ये सारा का सारा एम्प्टी स्पेस रह जाता है। तो एम्प्टी स्पेस की वजह से पोटेशियम का वॉल्यूम का इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम का जो इफेक्ट डोमिनेंट होगा तो इसी वजह से सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा हो जाएगी। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ग्रुप, ये तो ऑलरेडी हमने पहले भी कर लिया है कि हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ग्रुप का अगर आप हाइड्रोक्साइड लिखोगे, बेरिलियम वाला, इसी तरह मैग्नीशियम वाला, सो ऑन, तो बाकी सारे हाइड्रोक्साइड बेसिक है और बेसिसिटी नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगी। और इसमें बेरिलियम वाला हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक कंसिडर किया जाएगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज़ एम्फोटेरिक और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो हम ऑब्टेन करते हैं इसके ओर से, बायरल से ऑब्टेन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर अ लीगेंट, जिसमें हम लीगेंट कंसिडर नहीं करते। तो जब भी लीगेंट की बात आती है तो लीगेंट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच इज अ लीगेंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो लीगेंट होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन रिच वो स्पीशी होगी कि यार या तो उसके साथ कोई लोन पेयर हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, और या उस पे कोई नेगेटिव चार्ज हो, तब जाके यार वो लीगेंट होगा, तब जाके वो जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर हम वाटर को चेक करें तो वाटर का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और वाटर के ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर भी है, तो हाँ ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो लीगेंट है। अगर हम अमोनिया कंसिडर करें तो अमोनिया उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर भी है, ये भी लीगेंट है। अगर हम CN कंसिडर करें ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो यार ये भी लीगेंट्स है। और इसी तरह अगर हम BF3 कंसिडर करें तो BF3 में बोरान ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ना इसके साथ कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम के साथ, और ना ही इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है। तो BF3 हमारे पास ये कंसिडर होगा इलेक्ट्रोफाइल। और आपको बताया है कि नॉट कंसिडर अ लीगेंट, जो कि लीगेंट नहीं होगा, जो कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल BF3 को हम कंसिडर करेंगे। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ रहेगा, और पीरियोडिक टेबल में जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं वो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बना सकता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। चले नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा है कि आप लोगों ने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर मीन नॉट फेरोमैग्नेट, कि जो कि फेरोमैग्नेट भी ना हो। फेरोमैग्नेट मीन जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चली जाएगी, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और विच नॉट कंसिडर अ डाई मैग्नेट। कह रहा है कि डाई मैग्नेट भी ना हो और फेरोमैग्नेट भी ना हो, तो वो बताना है। तो यार ये तो D0 और D10, तो ये तो डाई मैग्नेट हो गया, क्योंकि इसमें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये आप लोगों के पास डाई मैग्नेटिक हो गया। अगर हम D5 सिस्टम देखें तो D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हुंड्स रूल के मुताबिक यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग सब में फिल करेंगे सेम स्पिन के साथ, क्योंकि ये सारे के सारे D ऑर्बिटल डीजेनरेट है। और यहाँ पे D2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 1 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो D5 सिस्टम उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक्सट्रीम लेवल तक है, क्योंकि D5 से तो ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि ये वाला फेरोमैग्नेटिक है, दिस वन इज फेरोमैग्नेटिक। तो आपको बताया है कि मुझे वो बताए कि फेरोमैग्नेटिक भी ना हो, डाईमैग्नेटिक भी ना हो, तो ऑटोमेटिकली पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है। तो D2 सिस्टम जो है वो तो फेरोमैग्नेटिक भी नहीं है और डाईमैग्नेटिक भी नहीं है। विच वन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। हाउ मेनी प्रोटॉन, सोडियम +1। तो अगर हम सोडियम को चेक करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। जब हम यहाँ पे सोडियम +1 में इसको कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, मीन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने निकाला, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब रह गए 10, लेकिन प्रोटॉन तो वही 11 होंगे ना। तो आपको बताया है नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दे, तो प्रोटॉन तो वही 11 होंगे, क्योंकि यहाँ से तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है। सो मेल्टिंग पॉइंट में, या अगर हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करें तो लेटेस्ट एनर्जी में हम इसको डिफाइन करते हैं, मीन लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा चार्ज ऑफ केटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। चार्ज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और रेडियस ऑफ एनाइन और रेडियस ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल याद रखना है, अब चार्ज ऑफ केटाइन तो यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी जो ज्योमेट्री है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक क्रिस्टल है और क्यूबिक क्रिस्टल की सिमेट्री अच्छी होती है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। फ्लेम टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है और फ्लेम टेस्ट को हम ड्राई टेस्ट का नाम भी देते हैं। और फ्लेम टेस्ट ये ओनली फॉर बेसिक रेडिकल डिटेक्शन के लिए होता है, बेसिक रेडिकल डिटेक्शन के लिए, कि साल्ट में जो बेसिक रेडिकल है उसकी डिटेक्शन के लिए हम यहाँ पे फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बेसिक रेडिकल डिटेक्शन के लिए। अच्छा, सीजियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाएंगे जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, लेकिन ये दोनों तो हर सूरत में सुपर बनाएंगे, वो पर भी बना सकता है पोटेशियम। बट चले, अब सुपर ऑक्साइड बनाएंगे तो मैंने ऐसा लिखा कि यार जब सीजियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब सीजियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो +1 है, और सुपर ऑक्साइड की बात हो रही है तो सुपर में ऑक्सीजन का -½ होगा। तो अब यहाँ पे दोनों चार्जेस ऊपर बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं ऑक्सीजन 2 लगा दूँ, मीन 1:2 के साथ मिलेगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज अ सुपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ रहेगा यहाँ पे। जर्मन सिल्वर कंटेन कापर, जर्मन सिल्वर में आपके पास कापर होगा और जिंक होगा और इसके साथ निकल होगा। अच्छा, विच वन इज कोवेलेंट, बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होंगे, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका साइज छोटा है, तो ये अपने ग्रुप में जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर, मीन एनामोलस बिहेवियर जो है वो शो करता है, तो बेरिलियम के कंपाउंड कोवेलेंट होंगे। बाकी जो ग्रुप नंबर 2 के कंपाउंड है वो आपके पास आयनिक कंसिडर किए जाएंगे। चले, विच वन इज वीक एसिड, ग्रुप नंबर 3, ऑल ग्रुप 3 हैलाइड्स आर लेविस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑल ग्रुप 3 हैलाइड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रुप 3 के जो हैलाइड्स है तो ग्रुप 3 हैलाइड्स आर लेविस एसिड, और लेविस एसिड इसलिए है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये यार एक लोन पेयर को एक्सेप्ट भी करेगा, एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब आपको पता है वीक एसिड के लोन पेयर को एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन स्लोली एक्सेप्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर आप BF3 को चेक करोगे ना तो वो फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशन जो है ना वो बोरान है, क्योंकि इसको एक लोन पेयर की ज़रूरत है। अगर मैं 20I3 देखूँ तो फिर भी बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, लेकिन आयोडीन का साइज जो है वो बड़ा है। चले, मैं एक हेलोजन यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, फ्लोरीन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो यार हेलोजन वाले जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है उसके साथ तो लोन पेयर तो होते हैं, लेकिन इस फ्लोरीन का जो लोन पेयर है, ये फ्लोरीन के जो लोन पेयर है इसका साइज छोटा है, तो वो इसका जो MTP ऑर्बिटल होगा ना वो उसके साथ नज़दीक है, तो वो यहाँ पे लोन पेयर जो है उसको दे सकता है। तो यार इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होगी,
तो बाहर से जब लेने की ज़रूरत नहीं होगी तो इसका मतलब है कि यार ये वीक एसिड हुआ, बट इसका जो p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है वो इसके लोन पेयर से दूर है, तो वो उसको बैकबोन नहीं, वो उसको डोनेट नहीं कर सकता। तो डेट्स वाई यहाँ पे इसको फिर बाहर से लेने की ज़रूरत होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किए जाएंगे। तो द बेसिसी एसिडिटी ऑर्डर जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो सबसे वीक एसिड BF3 कंसिडर होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक? तो आपके पास बोरान वाला जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी ऑक्साइड है वो सारे के सारे बेसिक है। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम वाला एम्फोटेरिक होगा, बाकी जो है वो बेसिक होंगे, एम्फोटेरिक और बाकी बेसिक। और ग्रुप नंबर 3 में बोरान वाला एसिडिक होगा, एल्यूमिनियम वाला एम्फोटेरिक होगा और बाकी जो है वो बेसिक होंगे, मतलब गैलियम वाला, इंडियम वाला और टेलियम वाला, लेकिन बेसिसिटी पर डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होगी। विच वन इज़ नॉट सोलेबल? तो बेरिलियम के जो कंपाउंड्स है वो इनसोलेबल है, एक्सेप्ट बेरिलियम सल्फेट, वो ज़्यादा सोलेबल है। क्योंकि अगर आप साइज़ डिफरेंस भी देखें तो यहाँ पे दोनों आयंस केटाइन और एनाइन का साइज़ छोटे है, तो साइज़ डिफरेंस की वैल्यू कम है, जिसकी वजह से ये सारे इनसोलेबल होते हैं वाटर में। विच वन हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर ये एक केटाइन की प्रॉपर्टी है कि वो एनाइन को डिस्टर्ब करता है। तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज ऑफ केटाइन। चार्ज ऑफ केटाइन, केटाइन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो सोडियम +1 ग्रुप फर्स्ट से है, पोटेशियम +1 ग्रुप फर्स्ट से है, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3। तो जितना केटाइन का चार्ज ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा रहेगी। और पोलराइजिंग पावर के एक और फैक्टर भी है कि अगर चार्ज सेम हो तो फिर साइज़ को देखना है कि साइज़ ऑफ एनाइन छोटा होगा तो फिर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी। तो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +4, +5 और +7, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 5 का -10 हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए +10 होगा, तो एक वेनेडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो रहेगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट्स वाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसिडर होंगे। द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बताना है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बताना है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो क्रोमियम का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो 4s1 3d5 है। ऐसा नहीं होगा, ये रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s से 3d में खुद जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट जो नॉर्मली आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, और ये ऐसा क्यों है? ड्यू टू द हाफ फिल d ऑर्बिटल की वजह से। हाफ फिल d ऑर्बिटल की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जिस तरह कॉपर में भी एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ में लिखा है कि सोडियम +1 आयन बन सकता है, ओके, लेकिन डज नॉट फॉर्म सोडियम +2। लेकिन सोडियम +2 क्यों नहीं बन सकता? तो सोडियम +1 एक इलेक्ट्रॉन हमने हटाना है और सोडियम +2 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटाने हैं। तो अगर सोडियम +1 बन सकता है तो इसका मतलब है कि यार फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो लो है, तो इसलिए सोडियम +1 बन सकता है। और अगर सोडियम +2 नहीं बन सकता तो इसका मतलब है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। फर्स्ट ग्रुप के लिए, अल्कली मेटल के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो उसकी वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर, ओके। Properties of alkaline earth metal that increase with their atomic number। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल देके बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, रेडियम तो रेडिएक्टिव है, एटॉमिक नंबर 4 है, 12
20 और यहाँ पे 38 और यहाँ पे 56। तो यार जिस तरह एटॉमिक नंबर नीचे इंक्रीज हो रहा है तो कह रहा है कि मुझे वो वाली प्रॉपर्टी बता दे कि वो भी नीचे आके इंक्रीज होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, नीचे से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ओके, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी नीचे आके इंक्रीज होगी। ऊपर वाले कम सॉल्युबल है, नीचे वाले ज़्यादा सॉल्युबल है। और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी नीचे आके डिक्रीज होगी। बेरियम सल्फेट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, बेरियम वाला इनसॉल्युबल है। नीचे वाले आओगे तो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ड्यू टू द साइज डिफरेंस से भी आप कर सकते हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। तो मुझे वो वाली प्रॉपर्टी बताए कि वो ओनली इंक्रीज हो रही है। तो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज हो रही है। चले, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो करेक्ट ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो करेक्ट ऑर्डर है, कैटाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी पेरेंट एटम से, और पेरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनाइन से ज़्यादा होगी। क्योंकि कैटाइन अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो पेरेंट एटम यहाँ पे जो आएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ये -1 है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। कैटाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेरेंट एटम से और पेरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनाइन से ज़्यादा होगी।